हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे आप सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और यहां पर आज से मैंने इसके पहले वीडियो अपलोड किए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में थे। लेकिन अब हम शुरू से लेके चलेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फास्ट रिवीजन आपका इसमें करवाएंगे, साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ, आपको चैप्टर 1 रासायनिक अवक्रिया एवं समीकरण का क्लास 10 के नोट्स भी देंगे बिल्कुल फ्री में। ये एसकेएम स्टडी आपसे वादा करता है, जैसे ही आपका चैप्टर समाप्त होगा आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो जो कक्षा 10वीं का हमारा अध्याय है रासायनिक अवक्रिया एवं समीकरण, आपका अध्याय एक है। और इसमें हम लोग हर एक वो पॉइंट जानेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके अन्य किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे एमपी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तराखंड हो, कोई भी बोर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, यदि एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सा है ये आपका चैनल यस केम स्टडी। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रासायनिक अवक्रिया। रासायनिक अवक्रिया, रासायनिक अवक्रिया को बोले तो केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अवक्रिया को बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अवक्रिया होती क्या है, क्योंकि माइंड में उठेगा ना, अगर रासायनिक अवक्रिया एवं समीकरण, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट का, तो रासायनिक अवक्रिया होती क्या है, सबसे पहले यही आपके माइंड में चलेगा, उठेगा कहीं ना कहीं। तो हम लोग जानते हैं कि ये रासायनिक अवक्रिया हमारा होता क्या है। तो रासायनिक अवक्रिया क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो वे क्रियाएं जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचनाओं में परिवर्तन होता है, रासायनिक अवक्रियाएं कहलाती हैं। मैंने क्या बोला? वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों एवं संरचनाओं में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं? उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया है तो क्या लिखना है? वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वो हमारा क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे अगर हम लोग उदाहरण मिले तो जो हमारा जिंक ऑक्साइड क्या होता है? जिंक ऑक्साइड जेडीएन को क्या बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड। जब जिंक ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। इसको क्या बोलते हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 में डालते हैं तो जिंक सल्फाइड और H2O का क्या होता है? निर्माण होता है। जिंक सल्फाइड ZnSO4 और H2O का क्या होता है? निर्माण होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड। और ये क्या हमारा? ये है जल, इसको बोलते हैं जल। तो जब हम
जिंक ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं तो जिंक सल्फाइड और जल का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, निर्माण होता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा ये है जिंक सल्फाइड और H2SO4, ये हमारा क्या है, यह हमारा अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। और ये हमारा जो है इसको हम लोग उत्पाद कहेंगे। इसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उत्पाद कहेंगे। तो जिंक ऑक्साइड और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अभिकारक कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा उत्पाद कहलाएगा। याद रखिए मैंने क्या बोला, ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा क्या है, उत्पाद है। उदाहरण में देखें तो जब हम जिंक ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं, जब जिंक ऑक्साइड को किसमें घोलेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो जिंक सल्फाइड तथा जल का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था, लेकिन इसके देखिए रासायनिक गुण में परिवर्तन हुआ कि नहीं। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है लेकिन यहाँ पे जिंक सल्फाइड बना। यहाँ पर अगर देखिए हम लोग ऑक्साइड भी स्थापित हो गया और यहाँ पे इसके स्थान पे कौन आ गया, SO4 आ गया। तो कहीं ना कहीं जो परिवर्तन हो रहा है ये हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जिंक सल्फाइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो जिंक सल्फाइड तथा जल का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसमें जिंक ऑक्साइड तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अभिकारक होता है और जो हमारा बाद में बनता है जिंक सल्फाइड और जल, ये हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। तो अब देखिए इसमें दो पॉइंट आए हैं, एक अभिकारक आया, दूसरा क्या है, उत्पाद। तो हम लोग अभिकारक और उत्पाद दोनों को देखेंगे कि हमारा अभिकारक क्या होता है और हमारा मेरे प्यारे बच्चों उत्पाद क्या होता है। तो हेडिंग क्या डालेंगे, अभिकारक डालेंगे। यहाँ पे हेडिंग क्या डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अभिकारक डालेंगे। अब अभिकारक क्या होता है, तो देखिए ये अभिक्रिया के बाद है, क्योंकि अभी अभिक्रिया हो रही है। जब अभिक्रिया के हो जाएगी तो ये होगा, ये अभिक्रिया से पूर्व और ये अभिक्रिया के बाद, ठीक है ना। तो अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ है, जो अभिक्रिया से पहले पदार्थ है, यहाँ पे तो अभिक्रिया होगी, लेकिन अभिक्रिया जो पहले पदार्थ होगी उसे अभिकारक कहते हैं। अथवा जिस पदार्थ की अभिक्रिया हुई नहीं रहती या अभिक्रिया नहीं हुई रहती या पदार्थ की अभिक्रिया नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अभिक्रिया के पूर्व पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। याद रखिएगा मैंने क्या बोला, अभिक्रिया के पूर्व पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। अथवा हम दूसरी परिभाषा लिखे रहे, अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं, जिस पदार्थ की अभिक्रिया नहीं हुई रहती है उस पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। जिस पदार्थ की अभिक्रिया नहीं हुई रहती उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहा जाता है, ठीक है ना। अब हमारा दूसरा आता है उत्पाद, क्योंकि देखिए एक तो अभिकारक है, दूसरा क्या आएगा हमारा, उत्पाद। तो हम इसको भी देख लेते हैं, उत्पाद हमारा क्या होता है। उत्पाद क्या होता है, तो अभिक्रिया के बाद वाले पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। क्या लिखेंगे, अभिक्रिया के बाद वाले पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। अभिक्रिया के बाद वाले पदार्थ को उत्पाद
कहा जाता है। अथवा में अगर दूसरी परिभाषा लिखना हो मेरे प्यारे बच्चों, तो अपक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अपक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो अभिक्रिया के बाद जो भी पदार्थ बनेगा हमारा, उसे हम लोग क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों? उत्पाद का नाम दे देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आशा करते हैं अच्छे से कि हमारा अभिकारक क्या होता है और उत्पाद हमारा क्या होता है। ओके, और आपको कहीं दिक्कत आए तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसको डिटेल के साथ समझाया जाए। चलिए, अगला जो मेरे प्यारे बच्चों आ जाता है आपका, वो आ जाता है हमारा भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। अगला हेडिंग क्या आएगी? वो आएगी भौतिक परिवर्तन। ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो पदार्थ के वे परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन, अणु संरचना, रासायनिक गुण इत्यादि परिवर्तित नहीं होते, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? याद रखना, पदार्थ के वे परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन, अणु संरचना, रासायनिक गुण इत्यादि परिवर्तित नहीं होते, उन्हें भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पदार्थ के वे परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन, अणु संरचना, रासायनिक गुण इत्यादि परिवर्तित नहीं होते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ के वे सभी परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन, अणु संरचना, रासायनिक गुण इत्यादि परिवर्तित नहीं होते, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ओके, अब हम लोग जानते हैं उदाहरण में जैसे कौन कौन से होता है जो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अब हमारा है उदाहरण। उदाहरण में क्या क्या है? अगर हम लोग मेरे प्यारे बच्चों उदाहरण में देखें तो पहला अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो बर्फ का द्रव में बदलना। पहला उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? जो बर्फ होता है द्रव में बदलता है, तो द्रव का बर्फ में बदलना भौतिक परिवर्तन होगा। बर्फ का द्रव में बदलना और द्रव का बर्फ में जो बदलना होता है वो हमेशा भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा? बर्फ का द्रव में बदलना और द्रव का बर्फ में बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ओके, कहलाता है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा हो जाएगा द्रव का वाष्प में बदलना और वाष्प का द्रव में बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। द्रव का वाष्प में बदलना एवं वाष्प का द्रव में बदलना भौतिक
परिवर्तन कहलाता है। क्या कहते हैं उसे मेरे प्यारे बच्चों? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? तीसरा हो जाएगा बल्ब जलना एक भौतिक परिवर्तन होता है। जो बल्ब जलता है, बल्ब जलना एक भौतिक परिवर्तन होता है। बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन होता है मेरे प्यारे बच्चों? भौतिक परिवर्तन होता है। लोहे की छड़ का रक्त होना यानी कि तप्त होना या फिर गर्म हो जाती है ना, तो भी क्या हो जाएगा हमारा? भौतिक परिवर्तन। क्या लिखेंगे? लोहे की छड़ का रक्त तप्त हो जाना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है। मोम का पिघलना भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मोम का पिघलना भी आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना और कपूर का ऊर्ध्वपातन होना भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है हमारा मेरे प्यारे बच्चों? भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर यहीं पे हम लोग कुछ पॉइंट में देखें तो भौतिक परिवर्तन की क्रिया अस्थायी होती है, ये भी याद रखना। भौतिक परिवर्तन की क्रिया अस्थायी होती है। भौतिक परिवर्तन की क्रिया कैसी होती है? तो भौतिक परिवर्तन क्रिया हमारी अस्थायी होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? और कहीं पे दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा प्लीज। ओके, ठीक है ना? अब हमारा होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या हमारा है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ के वे परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन, अणुसंरचना एवं रासायनिक गुण इत्यादि परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। याद रखना, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखेंगे हमारा कि पदार्थ के वे परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन अणुसंरचना एवं रासायनिक गुण इत्यादि परिवर्तित होते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। अब आता है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। ठीक ना? इसके हम लोग क्या देखेंगे? उदाहरण। तो उदाहरण क्या है हमारा? पदार्थों का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। मोम का भी जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। पौधों के पत्तियों के रंग में परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो उदाहरण में क्या क्या लिखेंगे? पदार्थों का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। और हमारा क्या हो जाएगा? भोजन का पचना
भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना भी क्या है हमारा, एक रासायनिक परिवर्तन है। मोम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। और हमारा क्या हो जाएगा, पौधों के पत्तियों के रंग में परिवर्तन, पौधों के पत्तियों के रंग में परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन होता है। एक कौन सा परिवर्तन होता है हमारा, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक ना। उदाहरण में है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, हमारा क्या क्या इसमें मैंने लिखवाया कि रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, इन सभी पॉइंटों को हम लोग इसमें जोड़े हैं। अब इसके आगे का वीडियो मेरे प्यारे बच्चों मेरे अगले लेक्चर में मिलेगा। सो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ना हो एक काम करते हैं, एक हम और इसमें जोड़ देते हैं किण्वन की क्रिया। क्या जोड़ते हैं, किण्वन की क्रिया इसमें ही बता देते हैं। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा लेकिन देख लीजिए, ठीक है ना। क्या होता है हमारा किण्वन की क्रिया, किण्वन, ये किण्वन की क्रिया क्या होती है, तो प्रकृति में उपस्थित फंजाइम, कवक, बैक्टीरिया इत्यादि ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं, उसे हम लोग किण्वन कहते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे कि प्रकृति में उपस्थित फंजाइम, कवक, बैक्टीरिया इत्यादि ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं, उसे किण्वन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, किण्वन कहा जाता है। तो किण्वन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। उदाहरण में देखें तो उदाहरण में देख लीजिए तो और अच्छे समझ में आ जाएगा कि हमारा उदाहरण में कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसका उदाहरण, किसका, किण्वन का। उदाहरण में अगर देखें तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दूध का दही बनना, दूध का दही में बनना, सॉरी दूध ही लिख दिए हम, दूध का दही में बनना क्या हो जाएगा हमारा, किण्वन की क्रिया होती है। सूखे जो मैदे होते हैं ना, मैदे वो गीले हो जाते हैं, सूखे मैदा गीले में बदल जाता है, ये भी हमारा क्या हो जाता है, रासायन किण्वन में आता है। जो सूखे मैदे होते हैं कभी कभी देखते हैं कि सड़ जाता है, सड़ के गीला हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है हमारा, गन्ने के रस का सिरके में बनना, गन्ने का रस
सिरके में बदलना। चौथा क्या होता है? सड़े गले पदार्थों का एथिल एल्कोहल में बदलना। सड़े गले पदार्थों का एथिल एल्कोहल में बदलना। ठीक है ना। और कह सकते हैं लाशों का सड़ना, जो लाश होते हैं, लाश मर जाने के बाद लाशों का सड़ना एक किण्वन क्रिया होती है। एक कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना नोट कर लीजिए जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपको डेली का डेली आपको इस यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री स्टडी मिल जाएगा। सो चैनल से प्लीज़ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।